सो अब हम बात करेंगे फाइनली जो आखिरी टॉपिक है हमारा बचा हुआ है इस चैप्टर का, वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हमें जैसा कि पता है हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। जब किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और जैसे उसमें हाई रेजिस्टेंस वायर अगर इस्तेमाल हुआ है, जैसे नाइक्रोम वायर इस्तेमाल हुआ है, तो वो क्या करना है, हॉट हो जाता है और ग्लो करने लगता है। इसी इफेक्ट को कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो एनर्जी भी निकालने लगता है, हीट इंपार्ट करता है। तो हीटिंग इफेक्ट के जो है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे यूजफुल एप्लीकेशन है, वही हमें देखनी है। तो पहली एप्लीकेशन यहाँ पे बताई गई है कि इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री जो होती है ना, जहाँ पे प्रेस वगैरह किया जाता है कपड़े धोकर, तो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक टोस्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक ओवन है, केटल है और इलेक्ट्रिक हीटर है। दीज आर सम ऑफ द फैमिलियर डिवाइसेस, और ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे बने हुए हैं, है ना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमने देखा था, H=I² RT, है ना। और वो कहाँ से आया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हमने उसका डेरिवेशन किया था। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर आप देखोगे जो फिलामेंट है, पहले तो वो हीट होता है ना। टंगस्टन वायर जो होता है ना, उसके एलिमेंट में यूज, पहले वो हीट होता है, उसके बाद वो ग्लो करने लगता है। तो इस तरीके से हीट भी प्रोड्यूस करता है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है। इस वजह से उसका जो कंजप्शन है बहुत ज्यादा है, अब इस्तेमाल नहीं होता। तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग मेटल जो होता है विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन उसके अंदर इस्तेमाल होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है देखिए कितना ज्यादा है, आयरन से भी ज्यादा है, 3380 डिग्री सेल्सियस तक है, विच इज यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स। और फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल। तो जितना हो सके फिलामेंट को थर्मली आइसोलेट किया जाता है कि वो ब्लास्ट ना कर जाए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे। और इसमें इस्तेमाल किया जाता है बल्ब, इस वजह से वो उसमें भरा जाता है कुछ केमिकली इन रिएक्टिव नाइट्रोजन या आर्गन गैसेस जो है उसके अंदर रखी जाती है, इसी वजह से टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द एलिमेंट, है ना। जो फिलामेंट होता है उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें जो है गैसेस, इन रिएक्टिव गैसेस यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रखे जाते हैं। और कौन सा एलिमेंट इसमें इस्तेमाल होता है, टंगस्टन वायर जो है, टंगस्टन एक एलिमेंट है। और ये आप देखोगे 118 एलिमेंट है पीरियड टेबल के अंदर, और उसमें सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला कोई एलिमेंट है तो वो यही है ना। तो इसके बाद एक दूसरा जो कॉमन एप्लीकेशन है जूल्स ऑफ हीटिंग का, है ना, वो है फ्यूज। फ्यूज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब फ्यूज क्या करता है, हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, और जो भी एप्लीकेशन जुड़ी होती है ना उसमें जो है करंट के फ्लो को रुकवा देता है। ठीक है, ये तब होता है जब अनडुअली हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो फ्यूज को आमतौर से सीरीज में रखा जाता है, क्योंकि हमें पता है सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और हमें पता है रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और जिसका जो भी एलिमेंट फ्यूज के अंदर इस्तेमाल किया गया है, अगर उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है तो हाई रेजिस्टेंस पे हाई टेम्परेचर होगा, और वो लो मेल्टिंग होने की वजह से वो टूट जाएगा, और बजाय नुकसान कहीं और आने के वो अपने ऊपर नुकसान ले लेता है। ठीक है, इस वजह से वो बाकी जो पावर सप्लाई होती है उसको कट करवा देता है ना, सीरीज में, इस वजह से ही रखते हैं इसको। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर जो कि बना होता है मेटल का, या ऐसे एलॉय का होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो लो होता है, एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट जितना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपर, आयरन, लेड, है ना, ये इन सब के होते हैं। तो ज्यादातर जो एलिमेंट होता है ना, वो ऐसा एलिमेंट हमें यूज करना चाहिए जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो हो। ठीक है, तभी तो वो ब्रेक कर जाएगा थोड़े से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो क्या होता है ना, इफ करंट लार्जर देन स्पेसिफाइड वैल्यूज, अगर वो उस सर्किट अंदर फ्लो कर जाती है तो टेम्परेचर जो होगा वायर का इंक्रीज कर जाएगा, और उसको वो मेल्ट करवा देगा एंड सर्किट को ब्रेक करवा देगा। ठीक है, इसी वजह से हमें फ्यूज के जो वायर होते हैं ना उसको देख के हमें यूज करना चाहिए उसके अंदर, खास करके उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो तभी। तो फ्यूज जो इस्तेमाल किया जाता है डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो अलग अलग एम्पियर के होते हैं, जैसे 1 एम्पियर का भी हो सकता है, 2, 3, जितना चाहिए उसके हिसाब से ना किया जाता है इस्तेमाल। तो आप देखोगे अलग अलग बोर्ड के साथ स्पेशली लगा दिया जाता है। जैसे अगर कोई ऐसा बोर्ड है जिसमें सिर्फ हम बहुत ज्यादा हाई हीटिंग एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे टोस्टर है या इलेक्ट्रिक हीटर है, तो इसमें ना बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। अब ज्यादा रेजिस्टेंस जाएगा तो कभी कभी अगर बहुत ज्यादा उसके अंदर गड़बड़ी आ गई तो उसके हिसाब से ना हमें फ्यूज का जो एम्पियर है, मतलब एक पर्टिकुलर एम्पियर वाले फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है उस पर्टिकुलर जगह पे। तो अगर होता क्या है फायदा,
उस बोर्ड के अंदर अगर फ्यूज लगा हुआ है तो वहां पर अगर प्रॉब्लम आएगी ना तो उसी के अंदर सर्किट ब्रेक होगा, बाकी के अप्लायंसेस जो होंगे ना वो काम करते रहेंगे। हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है वो आप समझ लीजिए कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड। डिसिपेटेड मतलब जो हीट के फॉर्म में जो रिलीज हो जाती है ना टू द एनवायरमेंट, या फिर कंज्यूम हो जाती है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी इस्तेमाल होती है, ठीक है, इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर। और इलेक्ट्रिक पावर को आप कह सकते हो कि रेट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज है ना सर्किट, तो इसको हम वर्क डन अपॉन टाइम से भी जानते हैं। और इसका जो दूसरा फॉर्मूला है V इंटू आई भी होता है, ठीक है। V इंटू आई वो वैसे ही है, डेरिवेशन से आया है ना। तो ऐसा यूनिट आपको याद होना चाहिए पावर की, वो वाट होती है इलेक्ट्रिक पावर की। तो एनर्जी विच इज द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड पावर, मतलब जो एनर्जी है ना वो पावर और टाइम का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसलिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर पे आती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, वो वॉट आवर में होती है, ठीक है। और अगर हम बड़ी यूनिट में बात करें तो ये होती है किलो वाट आवर में, ठीक है। और बेसिकली कॉमर्शियल यूनिट जो होती है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी की, वो आपको याद होनी चाहिए, किलो वाट आवर ही होती है, जिसको हम कॉमनली यूनिट कहते हैं ना। घर के अंदर कितना बिजली का बिल जो आता है ना वो यूनिट के हिसाब से आता है, 10 यूनिट, 100 यूनिट, 15, 150 जो भी है ना। तो उसके हिसाब से अगर हमें टोटल एनर्जी जो कॉस्ट चाहिए होती है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी जो हमने इस्तेमाल कर लिया यूनिट पे, और उसका रेट हो जाता है पर यूनिट के हिसाब से, जैसे 5 रुपए या 3 रुपए या 7 रुपए जो भी है। तो 1 किलोवाट आवर होता क्या है ये, 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट, और 1 घंटे में पता है 3600 सेकंड्स होता है। तो अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो ये बेसिकली हो जाता है 3.6 इंटू 10⁶। ये जो है ना कुछ इस तरीके से 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर 1 किलोवाट आवर की, जो कि 1 यूनिट होता है ना। अगर कोई आपसे पूछे या एग्जाम में आ जाए तो 1 यूनिट किसके बराबर होता है, अगर जूल में हम बात करें तो 3.6 इंटू 10⁶ के बराबर 1 यूनिट या 1 किलोवाट यूनिट कंजम्पशन हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सी चीज थी जो हमें समझनी थी। बात करेंगे हम अगली वीडियो में अगले सवाल को लेकर और अगले टॉपिक को लेकर, तो बने रहिए मेरे साथ।